सभी को नमस्कार। हम कर रहे थे आय और रोजगार का लेसन। आज हम करेंगे पूर्ण रोजगार क्या होता है या बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। मजदूरी की दी हुई दर पर यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने में सक्षम है और फिर उसे काम नहीं मिलता तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। मजदूरी की दी हुई दर पर यदि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है और काम करना चाहता है, दो चीज़ें होनी चाहिए, सक्षम भी हो उसी काम को करने के लिए और चाहना भी चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ ये काम करना, और फिर उसे काम नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। उसको हम अनैच्छिक बेरोजगार भी कहते हैं कि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, ठीक है ना। वो अनैच्छिक बेरोजगार है। अनैच्छिक बेरोजगार और बेरोजगार एक ही बात है। अब आता है ऐच्छिक बेरोजगार क्या है। मजदूरी की दी हुई दर पर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, काम करने में सक्षम तो है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो वो ऐच्छिक बेरोजगार है। ऐच्छिक बेरोजगारों को हम इकोनॉमिक्स में बेरोजगार में काउंट नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो सोचती है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल लूँ और मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है या मुझे बाहर जाके कोई काम नहीं करना है, तो वो ऐच्छिक बेरोजगार है। उसको इकोनॉमिक्स में हम बेरोजगार में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ बेरोजगार में वो लोग काउंट होंगे जो अनैच्छिक बेरोजगार होंगे। मजदूरी की दी हुई दर पर व्यक्ति काम करने में सक्षम है और काम करना चाहता है। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमने एक शब्द बोला मजदूरी की दी हुई दर पर आप काम करने में सक्षम हैं। सक्षम का मतलब पढ़े लिखे होना नहीं है। यहाँ पे कई बार बच्चे लिख देते हैं पढ़े लिखे हुए हैं तो वो बेरोजगार नहीं, ऐसा नहीं है। जो मजदूरी की दी हुई दर है, जैसे एक मजदूर है खेत में काम करता है, उसके लिए शिक्षा थोड़ी ज़रूरी है ना। तो वो उस दर के जो दर वहाँ मिल रही है उसके काबिल है। अब जैसे मान लीजिए आपने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, आप टीचर के काबिल हैं और आप जॉब चाह रहे हैं तो टीचिंग जॉब भी चाहेंगे ना। मान लीजिए आप 10 पढ़े लिखे हैं और आप कहें कि नहीं मुझे तो डीसी बनना है, आईएएस बनना है, नौकरी नहीं मिल रही इसलिए मैं तो काम नहीं करूँगा, तो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब आप उस चीज़ के काबिल नहीं हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि उस काम करने के काबिल भी हो आप और तैयार भी हो। कि मान लीजिए आपकी जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है या जो आप काम कर सकते हो उस मजदूरी दर पर आप काम करने में सक्षम है और उसी मजदूरी पर आप काम करने में चाहते भी हैं, फिर आपको काम नहीं मिला तो बेरोजगार है, ठीक है। आप चाहते ही नहीं हैं तो आप ऐच्छिक बेरोजगार हैं। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है। मजदूरी की दी गई दर पर जितने लोग काम करने में सक्षम हैं, काम करना चाहते हैं, उन सभी को काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार हो गया, है ना। जितने लोग भी सक्षम थे और जितने लोग काम करना चाहते थे उन सबको काम मिल जाए तो वो पूर्ण रोजगार है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब अनैच्छिक बेरोजगार कोई भी ना हो तो इसका मतलब पूर्ण रोजगार है। अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति ही पूर्ण रोजगार है, ठीक है। और यदि कुछ लोगों को काम मिला कुछ को नहीं मिला तो वो अपूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो तो पूर्ण रोजगार है, और जहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी है इसका मतलब वहाँ पूर्ण रोजगार नहीं है, ठीक है। तो कई बार पूछते हैं पेपर में पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। मजदूरी की दी गई दर पर जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने में सक्षम हैं, उन सभी को काम मिल जाता है, उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अनैच्छिक बेरोजगार नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए ये चित्र है कि संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले, पूर्ण रोजगार पर और पूर्ण रोजगार के बाद तीनों स्थितियों में हो सकता है। केन्स का ये मानना था
कि संतुलन तीनों स्थानों पर हो सकता है। आप एक AD लाइन खींची, आपने AS लाइन खींची, ई बिंदु लगाया, इसको यहाँ पर पूर्ण रोजगार लिख दीजिए। ठीक है, इससे ऊपर की मांग को यहाँ पर संतुलन हुआ, ये पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन है। ठीक है, और इससे पहले वाला संतुलन जो है, एक लाइन नीचे खींचती AD1, तो आपका पूर्ण रोजगार से पहले संतुलन। ये पूर्ण रोजगार पर संतुलन है, ये पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन है, और ये पूर्ण रोजगार से पहले संतुलन है। तो केन्स का ये मानना था कि संतुलन तीनों स्थानों पर हो सकता है, पूर्ण रोजगार से पहले, पूर्ण रोजगार पर और पूर्ण रोजगार के बाद। ठीक है, तीनों स्थानों पर संतुलन हो सकता है। जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे तो इसको हम, जो नीचे वाली मांग है ना, इसको हम नाम देंगे अभावी मांग, और इसको नाम देंगे हम अत्यधिक मांग। ठीक है, ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो अभी आप ये याद रखें, ये चित्र क्या बता रहा है कि संतुलन पूर्ण रोजगार पर, पूर्ण रोजगार के बाद और पूर्ण रोजगार से पहले तीनों स्थितियों में हो सकता है। ठीक है, इस चित्र को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी चित्र हमने बनाया, कुछ बुक्स में आपको चित्र ऐसा बना हुआ मिल सकता है, तो ये चित्र भी ठीक है और वो चित्र भी ठीक है। इस चित्र में क्या बनाया हुआ है कि AS वक्र एक समय के बाद पूर्णतः बेलोचदार हो गया, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति है ये। पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन नहीं बढ़ता ना, वो स्थिर हो जाता है। वास्तव में चित्र यही होना चाहिए, है ना, कि पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन तो बढ़ा नहीं, तो ये वक्र पैरेलल टू Y एक्सिस हो जाता है। ये पूर्ण रोजगार स्तर है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे पूर्ण रोजगार स्तर। जो पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन है वो AD है, इसके बाद जो संतुलन आया वो AD2 है, और इससे पहले जो संतुलन आया वो E2 है। ठीक है, दो अलग अलग चित्र हैं, E1 है और E2 है, AD2 लिखते हैं इसको। ठीक है, तो कभी भी पैरेलल टू Y एक्सिस हो जाए और पूछा जाए ये पैरेलल टू Y एक्सिस क्यों हो जाता है AS वक्र, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद होता है, उत्पादन तब नहीं बढ़ता है। और जो पहले हमने चित्र बनाया, आप वैसा बनाएंगे तो भी आप फ्लो में बना सकते हैं, उसको भी कोई गलत नहीं कहेगा। तो दोनों चित्रों में से जो आपको ठीक लगे वो चित्र आप बना सकते हैं। एक चित्र बनाएंगे, दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नीचे लिख दिया पूर्ण रोजगार, यहाँ पर भी हमने लिखा पूर्ण रोजगार, उसमें भी ज़रूर पूर्ण रोजगार इस चित्र में ज़रूर आएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या संतुलन केवल पूर्ण रोजगार पे होता है, आपने कहा नहीं, तीनों जगह पे होता है, तो सेंटर पॉइंट था उसमें पूर्ण रोजगार। यहाँ पर हमने चाहे पैरेलल टू Y एक्सिस हुआ, ये जगह जो है ये पूर्ण रोजगार लिख दिया। क्लियर? आज हम समझेंगे अभावी और अत्यधिक मांग क्या होती है। पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से जितनी कम है तो वो अभावी मांग है, और पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से जितनी ज्यादा है उसे अत्यधिक मांग कहते हैं। याद रखें, मांग के आगे अभावी अक्षर है तो मांग कम होगी, और मांग के आगे अत्यधिक अक्षर है तो मांग ज्यादा होगी। ठीक है, कहाँ पर? पूर्ण रोजगार स्तर पर। पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है तो अभावी है, और ज्यादा है तो वो अत्यधिक है। ठीक है, अभावी मांग की स्थिति में जब हम संतुलन बनाएंगे तो पूर्ण रोजगार से पहले संतुलन आ जाएगा, और अत्यधिक मांग में जब हम संतुलन बनाएंगे तो पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन आएगा। याद कीजिए, केन्स ने कहा था संतुलन पूर्ण रोजगार पर, पूर्ण रोजगार से पहले और पूर्ण रोजगार के बाद तीनों स्थितियों में हो सकता है। जब पूर्ण रोजगार पर संतुलन हो तो मांग ना तो अभावी है और ना अत्यधिक है, वो संतुलित मांग है कि देश में इतना उत्पादन हुआ, इतने ही खरीदने वाले हैं, तो वो संतुलित मांग है। अगर मांग उससे कम है तो वो अभावी है, इससे ज्यादा है तो अत्यधिक। ठीक है, तो अभावी मांग अत्यधिक मांग की परिभाषा कई बार आती है। अभी हम इसको चित्र बनाते हैं, चित्र से इसकी व्याख्या करेंगे, और अगले वीडियो में हम ये बताएंगे अभावी मांग को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और अत्यधिक मांग को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं।
हमने समझा था कि आय और रोजगार का संतुलन वहाँ होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये देखिए, हमने एक चित्र बनाया था जिसमें हमने एक एडी बनाया था। एएस वक्र ये था, ये हमारा एडी वक्र था, है ना। एडी वक्र कोई भी हो सकता है, AD1 भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, AD2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 चित्र बना दिए। संतुलन यहाँ भी हो सकता है, संतुलन यहाँ भी हो सकता है, संतुलन यहाँ पे भी हो सकता है। तीनों ही स्थितियों में संतुलन हो सकता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पूर्ण रोजगार लिख दूँ, पूर्ण रोजगार यानी मेरा देश का मान लीजिए पूर्ण रोजगार स्तर ये है, तो ये जो संतुलन है ये कौन सा संतुलन हुआ? पूर्ण रोजगार पर संतुलन। ये संतुलन कहाँ पे आया बताओ? पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन। ये संतुलन कौन सा है? पूर्ण रोजगार से पहले संतुलन। केन्स ये बताना चाहते थे कि संतुलन जो है वो पूर्ण रोजगार पर, पूर्ण रोजगार के बाद और पूर्ण रोजगार से पहले तीनों ही स्थितियों में आ सकता है। क्लियर? यानी हो सकता है देश में ये एडी चल रही हो सकता है देश में AD1 चल रही हो सकता है देश में AD2 चल रही हो। अब हम इसी प्रश्न में अभावी और अत्यधिक मांग समझते हैं। अभावी मांग किसे कहते हैं? पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से जितनी कम है उसे हम अभावी मांग कहते हैं। अब देखिए, ये समग्र पूर्ति वक्र है। पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति इतनी है ना, है ना। अगर हमारी मांग ये हो AD1 वाली, पूर्ति तो इतनी है और मांग इतनी है, तो ये कौन सी मांग है? ये अभावी मांग है। इसको आप एरो बना के लिख दीजिए, अभावी मांग, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति से समग्र मांग जितनी कम है, कौन कम होगी? मांग कम होगी, तो वो अभावी मांग है। मांग के आगे आपने अभावी लिखा तो कम मांग है, सीधी सी बात। और अत्यधिक मांग किसे कहेंगे? पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति से समग्र मांग जितनी अधिक है। देखिए, ये वाला वक्र जो जा रहा है AD2, ये किसको प्रकट करता है? इतना जो गैप आया ये किसको प्रकट करता है? ये अत्यधिक मांग को प्रकट करता है। इसका नाम भी दे देना कुछ भी, M, यहाँ मैंने T लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया अत्यधिक मांग। ठीक है, यानी जो AD मांग है इस दिए गए चित्र में संतुलित मांग है, ये हमारी अभावी मांग है, ये हमारी अत्यधिक मांग है। अगर हमारी अभावी मांग है तो हम चाहेंगे मांग बढ़कर यहाँ तक पहुँचे, और अगर हमारी अत्यधिक मांग है तो हम चाहेंगे गिरकर AD तक पहुँचे। तो सब बच्चे याद रखें, जब भी हम कहेंगे अभावी मांग है, इसको दूर किया जाए तो हमको क्या करना होगा? मांग को बढ़ाना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे कि मांग बढ़े ताकि वो संतुलित मांग तक पहुँच जाए। और अगर कभी देश में अत्यधिक मांग है तो हम ऐसे उपाय करेंगे कि मांग गिरे, मांग गिरेगी तो संतुलित मांग तक पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट चीज, सफीतिक और अपसफीतिक अंतराल क्या है? जब अभावी मांग होती है बेटा, तो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गिर जाती है। कम है ना, देखो मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम है, इसको हम मंदी नाम से भी पुकारते हैं। तो जब मंदी है तो कीमतें क्या होंगी? मांगने वाले हैं नहीं, बेचने वाले बहुत सारे हैं देश में, उत्पादन बहुत सारा है, लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं, तो विक्रेताओं में प्रतियोगिता बढ़ेगी, कीमतें गिरना शुरू होंगी। पूरे देश में जब कीमतें गिरती हैं तो उनको हम अपस्फीति, डिफ्लेशन कहते हैं। इस अंतराल को हम अपस्फीतिक अंतराल नाम से भी पुकारते हैं। अभावी मांग और अपस्फीतिक अंतराल एक ही बात है। जो परिभाषा अभावी मांग की है वही परिभाषा अपस्फीतिक अंतराल की है।
और जब अत्यधिक मांग है, देखिए उत्पादन इतना है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, इसको किस नाम से पुकारेंगे हम, मुद्रास्फीति नाम से पुकारते हैं, इन्फ्लेशन नाम से पुकारते हैं। तो इस गैप को हम किस नाम से पुकारेंगे, स्फीतिक अंतराल। वैसे भी याद करने का आसान तरीका देखिए, इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज हुई है डिमांड, इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप देती है। जब मांग कम है, डेफिशिएंट है, इसको अभावी मांग को बोलते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड। जब डेफिशिएंट डिमांड है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा, डी से डेफिशिएंट, डी से डिफ्लेशनरी। ठीक है, इंक्रीज और एक्सेस डिमांड एक ही बात है, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, जब भी मैं ये कहूँगी अभावी मांग है, इससे अभावी मांग दूर होगी, तो इसका मतलब समझ जाना मांग को बढ़ाना है। जब हमें अत्यधिक मांग होगी तो मांग को गिराना होगा। ठीक है, अब हम इसके उपाय करते हैं कि अभावी मांग को हम कैसे दूर करेंगे, अत्यधिक मांग को हम कैसे दूर करेंगे।